नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं एससीओ समिट के बारे में। यह समिट वर्चुअल आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, मतलब भारत ने किया है और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कुछ देशों के नाम लिए बिना महत्वपूर्ण बातें कही हैं और वो बातें क्या हैं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है मोदी जी का फ़ोटो, आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो भाइयों एवं बहनों, आतंकवाद का मिलकर सामना करेंगे, ये बात उन्होंने कहा है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि जो BRI परियोजना है, अर्थात बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसे आप OBOR परियोजना भी कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी और ये परियोजना चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है जो 3 महाद्वीपों को जोड़ती है। कौन कौन से महाद्वीप हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करें। यहाँ पर देखें जो पेपर में खबरें प्रकाशित हुई हैं, एससीओ इमर्ज्ड एज की प्लेटफॉर्म फॉर पीस प्रॉस्पेरिटी इन यूरेशिया रीजन की बात की जा रही है। यहाँ पर जब यूरेशिया रीजन की बात की जा रही है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशिया कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है। अब ये कहने के पीछे क्या कारण है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोगों की IR विषय से जोड़ करके देखेंगे और आप लोगों के लिए जो एससीओ है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जो बातें उन्होंने कही है, लगातार इस पर चर्चा होती रहती है, बात होती रहती है। बहरहाल यहाँ पर देखें, सम्मेलन को इन्होंने वर्चुअली संबोधित किया। वर्चुअली संबोधित करने का मतलब ये है कि जिस माध्यम से मैं और आप कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। हालांकि ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है, वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग जैसी बात आप कर सकते हैं। बहरहाल भारत एससीओ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किया, प्रधानमंत्री ने उसकी अध्यक्षता की। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इस बार किया है। ये क्रमशः चलता रहता है, सभी सदस्य देशों में वार्षिक आधार पर बदलता रहता है। यहाँ पर एससीओ के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनकी यह 23वीं बैठक थी और इसमें इन्होंने ये कहा कि वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं उनका हम समाधान करेंगे। वैश्विक के साथ साथ जब वैश्विक मुद्दों की बात आती है तो यहीं पर इन्वायरमेंट की बात आ जाती है। ये वैश्विक मुद्दा है, न केवल इन्वायरमेंट की बात आती है बल्कि टेररिज्म की बात आती है, यह भी एक वैश्विक मुद्दा है। और जब क्षेत्रीय मुद्दों की बात आएगी तो क्षेत्रीय अर्थात एशिया महाद्वीप की बात आएगी। और एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी समस्याएं हैं, समस्याओं के साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एससीओ संगठन है वो क्या है। SCO, जब आप सी को समझ लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अभी हम इस पर बात करने वाले हैं। जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन क्षेत्रीय मुद्दों को कैसे हम सुलझाएं, किस तरह से मिलकर उस पर काम कर सकते हैं, इत्यादि बातों पर चर्चा हुई। यहाँ पर बात होती है कि संघाई सहयोग संगठन, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, अब यही जो मैंने आप लोगों को बताया सहयोग, जिसे इंग्लिश में कोऑपरेशन कहते हैं। कॉपरेशन 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य हो सकता है या व्यक्तियों के मध्य हो सकता है। तो जब 2 देशों के मध्य कॉपरेशन की बात होगी, यहाँ पर स्वाभाविक है कि कोई एक विषय नहीं होगा, इसमें कई सारे विषय होंगे। आर्थिक मुद्दों पर, सुरक्षा के मुद्दों पर, या फिर वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में, या अन्य क्षेत्रों में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में, आर्थिक विकास के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग की बात होगी। तो यहाँ पर सहयोग कौन करेंगे, तो सभी जो इसके सदस्य देश हैं इनकी बात की जा रही है। सदस्य देश किसके, तो एससीओ के। तो यहाँ संघाई सहयोग कोऑपरेशन। अब सवाल ये उठता है कि इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर रूस है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, मंगोलिया है, तजाकिस्तान है, ईरान और पाकिस्तान, चीन और इंडिया, ये सभी सदस्य देश हैं। ये एससीओ का आप लोगो देख रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। वर्ष 2001 में स्थापना के साथ ही यह भी ध्यान रखेंगे कि यह कैसा संगठन है, अर्थात हम इसके स्वरूप की बात कर रहे हैं। स्वरूप कैसा, इस संगठन का स्वरूप, तो यह एक अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
अब अंतर सरकारी अर्थात देशों के जो यहाँ प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि का मतलब आप जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी बात कर सकते हैं, उनके मध्य यहाँ पर वार्ता होती है, इसीलिए अंतर सरकारी सरकारें मिलकर के इसमें इस विषय पर जो भी इससे संबंधित या इस संगठन से संबंधित जो मुद्दे हैं या विषय हैं उन पर मिलकर के बात करती हैं, इसीलिए इसे अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा जा रहा है। अब बात ये होती है कि ये जो संगठन है ये क्या कार्य करता है, किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। तो यहाँ पर जब कार्य की बात होगी तो कार्य के लिए आप तीन बातें, राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में ये सहयोग करेंगे, न केवल राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग करेंगे बल्कि आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग करेंगे। आर्थिक के साथ साथ यहाँ सुरक्षा की बात होगी, सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। और इन सभी क्षेत्रों में सहयोग करके किन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात कौन से इनके उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, इनकी भी बात होगी। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इस क्षेत्र में सदस्य देशों के मध्य शांति स्थापित करना, सुरक्षा को बढ़ावा देना और साथ ही साथ जब शांति स्थापित होगी, सुरक्षा होगा तो स्थिरता अपने आप आएगी। तो यहाँ पर क्षेत्र में शांति स्थापित करना, सुरक्षा को बढ़ावा देना और सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर स्थिरता को बढ़ावा देना, ये उसका उद्देश्य है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। इन बातों को समझने के साथ साथ अब बात ये होती है कि ये जो संगठन है ये तो सदस्य देशों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया कि ये सदस्य देश हैं, लेकिन यहाँ पर केवल इसकी बैठकों में यही देश शामिल नहीं होते। एक पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल होते हैं और एक वार्ता भागीदार के रूप में कई देश शामिल होते हैं। तो जब हम पर्यवेक्षक देश की बात करते हैं तो पर्यवेक्षक देशों में अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया ये सभी देश इसमें शामिल होते हैं। साथ ही साथ जब हम वार्ता भागीदार की बात करते हैं तो उसमें अजरबैजान, अर्मेनिया आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इन दोनों के मध्य लगातार विवाद चलता रहता है। इसके अलावा नेपाल है, तुर्की है इत्यादि, श्रीलंका वगैरह, ये सभी देश इसमें वार्ता भागीदार के रूप में शामिल होते हैं। वार्ता भागीदार के रूप में शामिल होने के साथ साथ ये सभी उन सभी उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। संघाई सहयोग संगठन को आप लोगों ने देख लिया। संघाई सहयोग संगठन को समझने के बाद इसकी संरचना को समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रों की प्रमुख परिषद पहली बात ये देखने को मिलती है, और ये जो परिषद है क्या करती है, दरअसल यह सर्वोच्च निकाय है एससीओ की। यह कार्य ये करती है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करती है, राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ उन मुद्दों पर विचार करती है। साथ ही साथ शासन प्रमुखों की एक परिषद है, और ये परिषद क्या कार्य करती है, तो आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर न केवल वार्ता करती है बल्कि उन मुद्दों पर निर्णय भी लेने का काम करती है। ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। साथ ही यहाँ पर जो संगठन का बजट है उस संगठन के बजट को मंजूरी देती है। अब अगला जो इसमें है विदेश मंत्रियों की परिषद है। विदेश मंत्रियों की बैठक भी समय समय पर होती है। तो दैनिक जो गतिविधियां हैं उनसे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं ये विदेश मंत्री बैठ करके, जो उनकी परिषद है वो बैठ करके उन पर बात करती है, उन पर डिसीजन लेती है या निर्णय लेती है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। एक और है जिसको कहते हैं क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना। ये एससीओ के अंतर्गत है। तो यहाँ पर किस विषय पर बात होगी, इसका नाम ही है क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना। तो आतंकवाद भारत के लिए केवल मुद्दा नहीं है, ये चीन के लिए भी मुद्दा है, पाकिस्तान के लिए भी मुद्दा है, अन्य देशों के लिए भी मुद्दा है। और यहाँ तक कि जो विश्व का चौधरी है, जिसे हम अमेरिका कहते हैं, विश्व का दादा भी कहा जाता है कई बार, बातों बातों में ऐसे जब बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो भी आतंकवाद से प्रभावित है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आतंकवाद है
वह किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, ये वैश्विक मुद्दा है। इसी तरह से आप इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो वो भी किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, बल्कि वैश्विक मुद्दा है। तो यहाँ पर आतंकवाद और जो अलगाववाद है, पृथकतावाद है या उग्रवाद या चरमपंथ की जो भी घटनाएं हैं, इन घटनाओं के क्षेत्र में ये कार्य करता है, अर्थात इनको रोकने का प्रयास किस तरह से आपसी सहयोग के माध्यम से इन सभी घटनाओं को रोका जाए। लेकिन अगर आप लोगों ने पीछे की क्लास देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के सहयोग से अमेरिका ने एक व्यक्ति को, एक आतंकवादी को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित करने के लिए उसका नाम रखा था। नाम रखा था मतलब वो प्रस्ताव लेकर के आया था। लेकिन जो चीन है उसने वीटो का प्रयोग किया, अपने वीटो पावर का प्रयोग किया और भारत और अमेरिका के इस सम्मिलित प्रयास को उसने दरकिनार कर दिया, अर्थात उस पर रोक लगा दिया। ये एससीओ में होने के बावजूद कि हम इन क्षेत्रों पर काम करेंगे, हम शांति के क्षेत्र में काम करेंगे, हम सुरक्षा को बढ़ावा देंगे, हम स्थिरता सुनिश्चित करेंगे, लेकिन जब तक हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे तब तक ये जो हमारे 3 उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकता है, चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें। और इसी को लेकर के भारत लगातार आलोचना करता है कि दरअसल चीन इन मुद्दों पर दोहरा रवैया अपनाता है। एक तरफ वो आतंकवाद की समाप्ति की बात करता है, एक तरफ एससीओ में जो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना है उसमें भी शामिल है, और दूसरी तरफ वीटो पावर का प्रयोग करके किसी भी आतंकवादी मतलब जो पाकिस्तान से संबंधित हैं, अफगानिस्तान से संबंधित हैं, उनके नाम को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने पर आपत्ति दर्ज करता है और ये कहता है कि हमें इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, इस आधार पर मैं इस व्यक्ति पर वीटो करता हूं और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। साथ ही साथ संघाई सहयोग संगठन का एक सचिवालय है, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, अर्थात ये कहाँ पर स्थित है, तो बीजिंग में स्थित है। और इसका कार्य क्या है, तो सूचना प्रदान करना, विश्लेषणात्मक तथा संगठनात्मक सहायता को आगे बढ़ाना। तो यहाँ पर एक चीज और समझ में आ गया कि जो हम कह रहे हैं संघाई सहयोग संगठन, चीन का एक क्षेत्र है, एक शहर है संघाई, और उस संघाई शहर में जो बैठक हुई थी और उसके बाद जो ये संगठन बना था, इसको हम कह रहे हैं संघाई सहयोग संगठन। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो इन बातों को समझने के साथ साथ बात ये आती है कि ठीक है, जो भारत और एससीओ है उसकी बात कर लेते हैं। तो भारत और एससीओ, भारत इस बार अध्यक्षता कर रहा है, इसकी थीम क्या है, एक सुरक्षित एससीओ की ओर। जो एससीओ है दरअसल उसी की सुरक्षा की बात कर रहा है, एक सुरक्षित एससीओ की ओर। साथ ही 2018 में इस बात को लेकर के स्वीकृति बनी थी, और स्वीकृति बनी थी दरअसल ये जो थीम है ये भारत ने ही वर्ष 2018 में दिया था। न केवल यही दिया था बल्कि सिक्योर नाम से एक भारत ने स्लोगन दिया था। आप ये कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लगातार इस तरह की बातें करते रहते हैं, मतलब इस तरह के जो शब्द हैं वो देते रहते हैं और उसके माध्यम से मैसेज देते रहते हैं। तो दरअसल हर एक लेटर का मतलब है, तो लेटर एस का मतलब सिक्योरिटी है, ई का मतलब इकोनॉमी है, और सी का मतलब यहाँ पर कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी के साथ साथ यहाँ पर जो यू है, यू का मतलब यूनिटी है। अब जब यूनिटी की बात की जा रही है तो आप समझ ही रहे हैं। अब यहाँ आर की बात होती है, आर का मतलब क्या है, तो स्वाभाविक सी बात है, जो रिस्पेक्ट की बात आती है, आर का मतलब रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यहाँ उसकी बात की गई है। तो रिस्पेक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, आर फॉर रिस्पेक्ट, और साथ ही साथ जब इसकी बात हो रही है ई लास्ट में है तो इसका मतलब इन्वायरमेंट। इन सब को लेकर के उन्होंने एक शब्द बनाया जिसे कहा गया सिक्योर, और सिक्योर के साथ साथ यही कहा गया है एक सुरक्षित एससीओ की ओर। और सिक्योर का मतलब एक एक लेटर का यहाँ पर मतलब जो बताया गया है, जो समस्याएं हैं, वैश्विक समस्याएं, क्षेत्रीय समस्याएं, और एक देश की जो महत्वाकांक्षा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, उन सभी बातों को इसमें शामिल किया गया है। तो एक तो ये बात आप लोगों ने समझ लिया। एससीओ में कुछ और बातें हमें समझना ये है कि इसकी आबादी कितनी है, अर्थात सदस्य देशों को मिलाकर के देखा जाए तो इसकी कुल आबादी विश्व की आबादी का 42% है। अगर भूमि की बात की जाए कि ये सभी
सभी सदस्य देश मिल करके जो उनका भूखंड है वो टोटल मिलकर के विश्व के पूरे भूगोल का कितना होता है, मतलब भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना होता है, तो यह 22% है। वैश्विक जीडीपी में जो एससीओ देश हैं ये कितनी भागीदारी निभाते हैं, तो लगभग 20% की भागीदारी ये सभी देश मिलकर के निभाते हैं। तो इन सभी तथ्यों को देखने के आधार पर हम कह सकते हैं कि एससीओ न केवल भारत के लिए, इसके सदस्य देशों के लिए, बल्कि विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। एससीओ में सहयोग के 5 स्तंभ यहाँ पर बताए गए हैं। 5 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो स्टार्टअप और नवाचार, पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना, युवा सशक्तिकरण, युवाओं का सशक्तिकरण करना है, डिजिटल समावेशन करना और साझा बौद्ध विरासत भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रभाव, बौद्ध धर्म आज भले ही भारत में कम हो गया हो, लेकिन विश्व के कई देशों में बौद्ध धर्म आज भी प्रचलित है और आज भी वो भारत में जितने भी इससे संबंधित धार्मिक स्थल हैं उन धार्मिक स्थलों में विजिट करते हैं। और इसीलिए पर्यटन के क्षेत्र में जब बात आती है कि एससीओ भारत का क्या महत्व है और एससीओ संगठन का क्या महत्व है, तो विश्व के अलग अलग देशों से जो पर्यटक आते हैं भारत में, उन सभी देशों का आंकड़ा देखा जाए और उसमें से ये देखा जाए कि केवल एससीओ के सदस्य देशों में से भारत में कितने लोग पर्यटन के लिए आते हैं, तो लगभग 6% ये आंकड़ा निकल करके आता है कि 6% लोग भारत में ये जो धार्मिक स्थल हैं उन सभी धार्मिक स्थलों को देखने आते हैं। तो यहाँ पर साझा बौद्ध विरासत और इससे संबंधित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी सभी सदस्य देशों के मध्य। यहाँ पर इन बातों को समझने के साथ साथ भारत के लिए जो एससीओ है उसका महत्व क्या है। एससीओ का महत्व कुछ इस प्रकार, एक मंच है। मंच कैसा है, तो यह मध्य एशिया से जुड़ने हेतु एक मंच के रूप में काम करता है। जब आप मध्य एशिया की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत दिख रहा है। यहाँ पर जो तान वाले यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ करके जो तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान इत्यादि जो 5 देश हैं उनको हम मध्य एशिया कहते हैं। विश्व में वो मध्य एशिया के देश के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पर सोचिए कि विश्व में यही आप देखते हैं कि जो रूस और यूक्रेन है उनके मध्य युद्ध चल रहा है। न केवल रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है, बल्कि चीन और अमेरिका के मध्य सत्ता को लेकर के, यानी कि वैश्विक स्थिति, विश्व का नेता कौन होगा, इसको लेकर के संघर्ष चलता रहता है। न केवल इसी चीज को, बल्कि यहाँ दोनों देशों के मध्य ट्रेड वार भी चलता रहता है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ 2 देश इंगेज हैं, यहाँ पर 2 देश इंगेज हैं। इसका भी समर्थक कोई देश होगा और इसका भी समर्थक कोई देश होगा, जैसे कि रूसी है। जो यूक्रेन है, यूक्रेन का समर्थक देश अमेरिका है। ऐसी स्थिति में हमें ये समझना है कि इंटरनेशनल रिलेशन में राष्ट्रहित महत्वपूर्ण होता है। तो अपने राष्ट्रहित को हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, तो सुनिश्चित करने के लिए जो एससीओ है एक मंच का काम करता है, जिस मंच के माध्यम से भारत मध्य एशिया से जुड़ सकता है। और मध्य एशिया से जुड़ाव के लिए कॉरिडोर भी बनाया गया है। अभी उस कॉरिडोर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो 4-5 तान वाले देश हैं उसमें से तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके बाकी जो सदस्य देश हैं, मध्य एशिया के देश हैं, वो सभी देश इसके सदस्य हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि भारत इसमें वर्ष 2017 में शामिल हुआ था, अर्थात इसका एससीओ का सदस्य बना था। न केवल भारत ही बना था, बल्कि पाकिस्तान भी वर्ष 2017 में ही इसका सदस्य बना था। साथ ही साथ बात ये होती है कि ईरान पर प्रतिबंध और ईरान पर प्रतिबंध जो JCPOA था, JCPOA के बाद हमने बात कर लिया था कि वर्ष 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया था और P5+1 जो समझौता था, JCPOA जिसे कह रहे हैं, उस समझौते से वो बाहर आ गए थे। तो ऐसी स्थिति में ईरान पर प्रतिबंध है तो भारत के हित यहाँ भी प्रभावित होंगे। हालांकि ईरान पर जो प्रतिबंध लगाया था, भारत को उन प्रतिबंधों से छूट दी गई थी कि भारत यहाँ से तेल का आयात कर सकता है और भारत आयात कर भी रहा था। वर्ष 2019 में भारत ने आयात कम किया और यहाँ से अर्थात रूस से अपने आयात को बढ़ाया, क्योंकि रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है। ठीक है।
साथ ही साथ जो संघाई स्पिरिट है, संघाई स्पिरिट की बात करते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ सद्भाव, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप, जो भारत कहता है कि इंटीग्रिटी जो हमारी है वो बनी रहनी चाहिए, हमारे आंतरिक मामलों में कोई देश हस्तक्षेप न करे, हमारी संप्रभुता का वायलेशन न करे। हालांकि चीन लगातार इस बात को करता है और हमारे दोनों देशों के मध्य की बात की जा रही है कि जो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र है वहां पर तनाव अभी भी जारी है। तो उन सभी बातों को देखें तो संघाई स्पिरिट ये कहता है कि सद्भाव होना चाहिए, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इन सभी बातों को देखेंगे तो भारत भी तो यही चाहता है। तो इसलिए सद्भाव, आंतरिक मामले में अहस्तक्षेप, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये भारत के पक्ष में है। साथ ही भारत एक नीति को अपनाया था जिसे हम कहते हैं गुट निरपेक्ष, जिसे नैम भी कहते हैं संक्षेप में। और ये नैम जब दो भागों में विश्व बटा हुआ था, दो खेमों में बटा हुआ था, तो भारत किसी भी खेमे में नहीं गया, बल्कि भारत ने ये कहा कि इन सभी गुटों से हम निरपेक्ष रहेंगे, अलग रहेंगे, अलग हमारी विदेश नीति होगी। और उस समय भारत की ये आवश्यकता भी थी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये मंच भारत के लिए महत्वपूर्ण है इन बाजारों तक पहुंचने के लिए और साथ ही साथ अपना विकास करने के लिए। सुरक्षा आयाम की बात करें तो एससीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो एससीओ का मुख्य उद्देश्य है, हमने बात कर लिया कि शांति स्थापित करना, साथ ही साथ सुरक्षा को बढ़ावा देना और इन सब के माध्यम से स्थिरता को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर देखेंगे एससीओ का मुख्य उद्देश्य भारतीय हितों के अनुकूल है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ, इन सभी घटनाओं को कम करना है और इसलिए इसमें सहयोगपूर्ण रवैया अपनाने के क्षेत्र में जो काम करने की बात है या कार्य करने की बात है, ये भारतीय हितों के अनुकूल है। और इसलिए भारत इसमें अपनी बातों को न केवल पुरजोर तरीके से रख रहा है, बल्कि अपनी यहाँ गतिविधियां बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है, अपनी साख बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर इन सभी बातों को हमने समझा। साथ ही साथ बात ये होती है जो द्विपक्षीय जुड़ाव अर्थात कनेक्टिविटी, हमने सिक्योर की बात की थी, तो कनेक्टिविटी यहाँ पर देखें संबंधों को सुधारने में ये सहायक है। किसके संबंधों के? तो सदस्य देशों को जब आप देखेंगे तो अधिकांश सदस्य देश जो संघाई सहयोग संगठन है वो आपस में ही संघर्षरत हैं। कौन कौन से देश ऐसे हैं? भारत और चीन की बात कर लीजिए, भारत और पाकिस्तान की बात कर लीजिए, और बाकी जो मध्य एशिया के देश हैं उन देशों में भी सीमा विवाद या अन्य मुद्दों को लेकर के संघर्ष चलता रहता है। स्वाभाविक सी बात है कि इन सभी मुद्दों को अगर हमें सॉल्व करना है और संबंधों को सुधारना है तो यह एक मंच के रूप में काम करता है। कौन? एससीओ अर्थात संघाई सहयोग संगठन। भारत चीन, भारत पाकिस्तान। साथ ही साथ भारत को यदि पर्यटन के क्षेत्र में लाभ लेना है और अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है, हम आर्थिक विकास केवल एक क्षेत्र में नहीं कर सकते या एक क्षेत्र की बदौलत हमारा आर्थिक विकास नहीं हो सकता, ग्रोथ हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा? अलग अलग क्षेत्रों पर फोकस करना होगा और उसी क्षेत्र में जो हमारा सेवा क्षेत्र मजबूत है, हम पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं और पर्यटकों के आगमन की बात की जाती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 6% एससीओ की जो सदस्य देश हैं वो भारत में आते हैं पर्यटन के लिए। जो धार्मिक स्थल हैं उन धार्मिक स्थलों को देखते हैं, अन्य भी स्थलों पर विजिट करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने समझ लिया द्विपक्षीय जुड़ाव की बात होती है। साथ ही साथ यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा से कनेक्टिविटी सुगम होगा। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है ये क्या है? तो यहाँ पर देखें, ये भारत है, यहाँ भारत के मुंबई की बात की जा रही है। यहाँ से ईरान, अजरबैजान और ये रसिया होते हुए, इन सभी देशों से होते हुए जो पर्शियन गल्फ है, उन सभी पर्शियन गल्फ से होते हुए यहाँ पर हिंद महासागर को ये जोड़ता है। तो ये जो कनेक्टिविटी है एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं जो बीआरआई परियोजना है उसके विकल्प के रूप में उसकी एक ऑप्शनल व्यवस्था यहाँ की जा रही है। और इनके माध्यम से न केवल भारत मध्य एशिया के देशों तक पहुँच सकता है बल्कि यूरोप के देशों तक भी, यहाँ आप देखेंगे यूरोप के देशों तक भी इससे जुड़ाव होगा। और बीआरआई परियोजना की जब आप बात करेंगे, बीआरआई परियोजना, तो यहीं पर बीआरआई परियोजना का मैप भी देखेंगे, अभी उसको समझ लेंगे। तो यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब ये देखिए, ये जो परियोजना है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
इस परियोजना को लेकर के वर्ष 2000 में सहमति बनी थी और ये जो सहमति बनी थी भारत, रूस और ईरान के मध्य बनी थी, लेकिन अभी इसका दायरा बढ़ गया है। अब ये जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी कौन कौन से क्षेत्रों में देखी जा रही है, तो यहाँ पर देखिए ये समुद्री मार्ग, चाहे आप इधर जाएं चाहे इधर जाएं, तो यहाँ आप कह सकते हैं समुद्री परिवहन है, समुद्री परिवहन, न केवल समुद्री परिवहन। अब ये जो सड़क मार्ग है, या तो यहाँ पर आप सड़क मार्ग कह सकते हैं, सड़क मार्ग, सड़क मार्ग, और उसके साथ साथ रेल मार्ग। तो मोटे तौर पर कहें तो यह जो परियोजना है, इस परियोजना में जो कनेक्टिविटी है किसके माध्यम से हो रही है, तो रेल के माध्यम से, सड़क के माध्यम से और समुद्री माध्यम से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की बात है। यह हिंद महासागर, जैसा कि मैंने बताया, पर्शियन गल्फ है, इन सभी को जोड़ते हुए यह भारत के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक तो ये हमने बात कर ली कि कनेक्टिविटी सुगम होगा। यहाँ पर देखिए ये कैस्पियन सी की बात की जा रही है, यहाँ कजाकिस्तान, ये मॉस्को, इन सभी क्षेत्रों को ये जोड़ रहा है। जोड़ने के साथ जो प्रधानमंत्री ने बात यहाँ पर कही है कि चीन दोहरा रवैया अपनाता है, और दोहरा रवैया अर्थात न केवल जो सीमा पार आतंकवाद की है, न केवल भारत ने चीन को घेरा, बल्कि इसी के माध्यम से, अपने संबोधन के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को भी दो टूक सुनाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत में आपने देखा होगा कि जो छद्म युद्ध पाकिस्तान चलाता रहता है, अर्थात जो राज्य प्रायोजित आतंकवाद है या आतंकवादी हैं, उन्हें भारत में भेजा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान है, भारत में अपने स्पॉन्सर्ड तरीके से यहाँ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। तो उन सबको आड़े हाथ प्रधानमंत्री ने लिया, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो परियोजना है, जो BRI परियोजना 2013 में शुरू हुई थी, चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसी का एक हिस्सा है CPEC, चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो हमारी इंटीग्रिटी को प्रभावित करता है, जो हमारी संप्रभुता को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र से होकर के गुजरता है। तो आप देखें, ये जो पुराना सिल्क रूट है उसको इसने जीवित किया, लेकिन ये जो मोतियों की माला आप देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से किन देशों को ये कनेक्ट करके और समुद्री मार्ग से भी भारत को ये घेरने की कोशिश कर रहा है, घेरने की कोशिश कर चुका है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत इसमें शामिल नहीं हुआ, और भारत ने ये कहा कि ये राज्यों की संप्रभुता को प्रभावित करता है। न केवल संप्रभुता को प्रभावित करता है, बल्कि चीन इसके माध्यम से ऋण जाल का प्रयोग कर रहा है और देशों को अपना एक नए तरीके से गुलाम बनाता जा रहा है। चाहे आप श्रीलंका की बात कर लीजिए, चाहे आप कुछ अन्य देशों की बात कर लीजिए, आप यहाँ पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, यहाँ बांग्लादेश की भी बात कर लें, बांग्लादेश में भी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर उसकी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाए, और इसके माध्यम से, इस बंदरगाह के माध्यम से वो अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत कर ले। भारत यहाँ पर घिर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये घिर भी चुका है, ठीक है। लेकिन भारत ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कमज़ोर हो गया, भारत इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है और भारत अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। एक महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो परियोजना है, यह देशों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता है। चाहे आप नेपाल की बात कर लीजिए, यहाँ पर नेपाल है, नेपाल से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी संबंध पहले की अपेक्षा थोड़े संबंधों में दूरी आई है। वजह साफ है कि चीन यहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ईरान में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन सभी गतिविधियों से भारत की सबसे बड़ी कमी ये रही है कि भारत इन देशों को वादा करता है और चीन उसे पूरा करता है। भारत के पास इतना पैसा नहीं है कि जो वादा करता है, चाहे अवसंरचना विकास से संबंधित हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में विकास से संबंधित हो, उन सभी योजनाओं को पूरा नहीं कर पाता। हाँ, वादा जरूर करता है, चीन उसे पूरा करता है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हमसे ज़्यादा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, वो चीन के ऋण जाल में फंस जाते हैं। चूँकि जो नेपाल की हम बात कर रहे हैं, नेपाल की लगभग 60% इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भारत के माध्यम से होती है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, फिर भी भारत को वो आंख दिखाता है।
स्वाभाविक सी बात है उसके पीछे कोई खड़ा है। तो इस परियोजना में भारत न शामिल हुआ और न ही भूटान शामिल हुआ। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस बात को समझ सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने जब इसका विरोध किया तो क्यों किया और विरोध करने के पीछे कारण क्या था इत्यादि बातें। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है वह एससीओ के सामने चुनौतियां कौन सी हैं। एससीओ के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो जब हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन से दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके मध्य बेहतर कोऑपरेशन देखने को मिलता है। अगर समान विचारधारा वाले व्यक्ति हों और वो एक साथ रहें, स्वाभाविक सी बात है उनके मध्य कोऑपरेशन बेहतर होगा। या फिर अगर दो व्यक्ति एक साथ रह रहे हैं और दोनों की विचारधारा अलग अलग है तो वो तभी साथ रह पाएंगे, तभी साथ चल पाएंगे जब एक दूसरे की स्वतंत्रता का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो चीन है, भारत की जो इंटीग्रिटी है, अखंडता है, उसका ध्यान नहीं रखता। पाकिस्तान भी भारत की अखंडता का ध्यान नहीं रखता। अब ये दोनों ही एससीओ के सदस्य देश हैं। अब इसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहली बात होती है वो ये बात आएगी कि इन देशों की विचारधारा क्या है। तो यहाँ पर विचारधारा से सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था। तो जब राजनीतिक व्यवस्था की बात होगी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, चीन साम्यवादी देश है। रूस की भी बात कर लीजिए, रूस में भी यही स्थिति है, समाजवाद से प्रभावित है। जो शासन व्यवस्था लगभग की बात कर रहा हूं रूस में आपको दिखाई देगी, वही लगभग स्थिति चीन में दिखाई दे रही। हालांकि चीन की अपेक्षा थोड़ा लिबरल आप कह सकते हैं कि रूस है। बहरहाल दोनों देशों के जो राष्ट्रपति हैं अपना शासनकाल अब बढ़ा चुके हैं, 2036 तक के लिए ये अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर चुके हैं। और वही कुछ स्थिति यहाँ दोनों देशों की स्थिति आप कह सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है शासन व्यवस्था में अंतर है, और शासन व्यवस्था में अंतर है अर्थात तानाशाही भारत में नहीं, वहाँ पर तानाशाही एक तरीके से कह सकते हैं, चीन की तो बात हम कर ही सकते हैं। तो दोनों की शासन व्यवस्था में अंतर का मतलब ये है कि दोनों की विचारधारा भी अलग होंगे। अच्छा, शासन व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर बात होती है आर्थिक प्रणाली या व्यवस्था। तो जब आर्थिक प्रणाली की बात करते हैं, भारत कैसा देश है? भारत मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाता है। चीन में मिक्स्ड इकोनॉमी 1947 के बाद की स्थिति की बात करें तो वहां पर साम्यवाद था, लेकिन अभी वो मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाता है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि साम्यवाद का चीनी प्रारूप वहां पर देखने को मिलता है। जब आप साम्यवाद, दो शब्द होता है, एक को हम कहते हैं समाजवाद और दूसरा साम्यवाद। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि संसाधनों पर सबका समान अधिकार होगा। संसाधन, जितने प्रकार की आप संसाधन की बात कर लीजिए, तो संसाधनों पर समान अधिकार, पर समान अधिकार यहां पर जो संसाधन होंगे, जैसे भूमि एक संसाधन की बात करते हैं, राज्य का अधिकार होगा और राज्य इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किसमें? अपने नागरिकों में। यहां पर केवल संसाधन की बात हो रही है। लेकिन जब हम साम्यवाद की बात करते हैं तो साम्यवाद में न केवल संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है, बल्कि आपके श्रम पर भी, जो आप श्रम देते हैं, श्रम पर भी सरकार का अधिकार होता है। यहाँ पर जो संसाधनों का वितरण किया जाता है, आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, और न केवल आवश्यकता के अनुसार वितरित किया जाएगा, आपकी योग्यता के अनुसार आपसे सेवाएं ली जाएंगी। तो यहाँ दोनों में मेजर डिफरेंस है। जो आर्थिक प्रणाली है, आर्थिक प्रणाली आप समझ ही गए कि चीन में अलग आर्थिक प्रणाली है, जो रूस है वहाँ पर अलग प्रणाली है, भारत में अलग प्रणाली है।
तो दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। पाकिस्तान वहाँ पर मिली जुली स्थिति है, कहने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पर सेना का, आतंकवादी संगठनों का, टीटीपी की बात की जा रही है, सेना का हस्तक्षेप रहता है। तो इस वजह से वो कहने के लिए वहाँ लोकतंत्र ज़रूर है, लेकिन हस्तक्षेप सेना का होता है, इसकी वजह से वहाँ पर अस्थायित्व नहीं आ पाता। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर जो शांति के साथ साथ सुरक्षा और स्थिरता, ये सभी जो उद्देश्य हैं एससीओ के, वो सभी उद्देश्य प्रभावित होंगे। एक तो ये बात होगी। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसे मैं ये कह रहा हूँ कि रणनीति। रणनीति कैसी? तो देशों की रणनीति कैसी है? देशों की रणनीति की बात आएगी तो आर्थिक विकास की बात आएगी। तो जो चीन की रणनीति है वो भारत को घेरने की रणनीति है वीआरआई परियोजना के माध्यम से। जो पाकिस्तान है वो चाहता है कि हर मोर्चों पर भारत को पीछे ढकेला जाए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बेचारा कर नहीं पाता। हाँ, चीन के सहयोग से कुछ जरूर कर पाता है। बहरहाल, इससे संबंधित बातों को हमने समझा और इनके सामने अर्थात एससीओ के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये अलग अलग विचारधारा के देशों को एक साथ लाता है। भले ही यह शांति, सुरक्षा और अस्थायित्व की बात करता है, इंटीग्रिटी की बात करता है, लेकिन सदस्य देशों में ही आपसी विवाद देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये संगठन अपने एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाता और उन मुद्दों का समाधान नहीं कर पाता जिन मुद्दों का समाधान होना चाहिए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि न केवल इसी क्षेत्र में, अर्थात हम भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन की बात कर रहे हैं, इन्हीं देशों के मध्य विवाद की स्थिति है, बल्कि जिस उद्देश्य से बनाया गया था, क्योंकि यूएसएसआर का जब विघटन हुआ था, विघटन के बाद जब राज्यों की सीमा, अर्थात राज्य की बात कर रहा हूं तो इसमें मेरा मतलब देश से है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र का मतलब या राज्य का मतलब देश से है, तो उन देशों के मध्य जो सीमा विवाद था, उन सीमा विवादों को सुलझाना था, लेकिन आज तक वो अपने उद्देश्य में पूरा नहीं कर पाया। आप यूं कह सकते हैं कि उन सभी उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया। तो इससे संबंधित बातों को हमने समझा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विषय पर वीडियो बनाएं तो आप उस विषय को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हमारी टीम उसे कंसीडर करेगी और फिर एज सुन एज पॉसिबल अगर लगेगा कि हाँ ये मुद्दा ठीक है तो हम उस पर क्लास ज़रूर लेंगे, अर्थात वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।